पहले महिलाएं वहां चंबल के भीड़ों में घास लेने नहीं जाती। मलखान सिंह जी के एरिया में बाकायदा अकेली दुकेली औरतें अपने पशुओं के लिए घास लेने जाती थी। उनको किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं था। और किसी डाकू ने अगर गलती से ऐसा कोई कर दिया तो ये उसके साथ और भी ज्यादा सख्ताई से पेश आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट न्यूज। मैं मानसी यादव आपके साथ। अक्सर हमने चंबल के डाकुओं के बारे में तो बहुत सुना है और उसमें सबसे पहले नाम आता है मलखान सिंह का। और आज हम जानेंगे मलखान सिंह कौन थे, कैसे वो डाकू बने और क्यों उन्हें चंबल का बागी कहा जाता है और क्या उन्होंने अपने जीवन में मूल्य स्थापित किए। तो आज मलखान सिंह पर हम विस्तृत में मतलब एक तरीके से डिटेल में जानकारी लेंगे बाबूलाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया इनसाइट में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मलखान सिंह कौन था? ये सबके मन में ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है। मलखान सिंह जी भिंड डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, उस गांव के रहने वाले थे और साधारण किसान परिवार से थे। अब गांव में चंबल में क्या होता है कि वहाँ जमीन बड़ी कम है। चंबल के जो बीएड हैं उनमें थोड़ी थोड़ी जमीन होती है और जमीन के लिए वहाँ झगड़े होते रहते हैं। तो इनके गांव के अंदर जो पावरफुल आदमी थे उन लोगों ने गांव का तालाब और गांव की काफी सारी जमीन कब्जा कर रखी थी। और इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उनको उन लोगों ने मारा पीटा। ये बाहर गए हुए थे, जवान लड़के थे। जब ये वापस आए और इनको पता चला कि भी मेरे घर वालों के साथ में इन बाहुबलियों ने मारपीट की है, ये किया वो किया, तो इन्होंने बदला लेने का तय कर दिया। बदला लेने के लिए इन्होंने जमा के उन लोगों को पीटा, जमा के पीटा और फिर इनको लगा कि अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो ये भीड़ में उतर गए। वहां पे जो आदमी मारपीट करके या हत्या करके भीड़ में चला जाता है उसको बागी कहा जाता है। तो ये बागी हो गए, मलखान सिंह जी बागी हो गए। अब मैंने इनके आगे जी शब्द लगाया है, ठीक है ना, ये आगे बताएंगे। सर, जैसे आपने कहा कि आपने उनको जी देकर सम्मान दिया, तो सर वो डाकू कैसे बने? आखिर वो कौन सी उनके जीवन की ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके बाद मलखान सिंह जी ने डाकू बनने का सोचा? डाकू बनने का मैंने बताया ना, इनके परिवार की जमीन दबा ली गई और इनके परिवार वालों के साथ में भयंकर मारपीट की गई। बदला लेने के लिए इन्होंने जो वहाँ के बाहुबली लोग थे, गांव के बलशाली लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, उनको मारा पीटा। तो इनको पता था पुलिस या तो मेरे को पकड़ के ले जाएगी या मेरा एनकाउंटर कर देगी। तो एक ही रास्ता बचता है कि वो अपना बंदूक लेके चंबल में उतर जाओ। और चंबल में ये उतर गए। चंबल में उतरने के बाद इन्होंने जो दूसरे लोग थे जो उन लोगों से प्रताड़ित थे उनको धीरे धीरे अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू किया। शामिल करके और इनका धीरे धीरे गिरोह बनता गया। अब दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सारे गांवों के अंदर एक जैसी कहानी होती है। वही जमीन के झगड़े, वही फसल का झगड़ा, वही पशुओं का झगड़ा। उस झगड़े से जो प्रताड़ित लोग थे उनको मलखान सिंह जी के अंदर अपना उद्धारक नजर आने लग गया कि यह आदमी हमारी सहयोग कर सकता है। तो धीरे धीरे जितने भी दुखी लोग थे वो इनके ग्रुप के अंदर जुड़ गए, जिसको गिरोह कहा जाता है, गिरोह में जुड़ गए। और इस प्रकार से इनका एक गिरोह बन गया। अब गिरोह बन गया तो खाली गिरोह से तो काम चलता नहीं है, उनका खर्चा चलाना, उनके हथियार, उनकी गोलियां, बारूद, घोड़े, ये सब व्यवस्था करने के लिए मलखान सिंह जी पकड़ करते थे। पकड़ का मतलब उस एरिया में उसको पकड़ बोलते हैं, अपहरण। किसी पैसे वाले के बच्चे का, किसी पैसे वाले सेठ का अपहरण कर लेते, उसको पकड़ को उठा करके वो अपने बीएड में ले आते और उनके घर वाले उनको बदले में पैसा दे करके और अपने उनको छुड़वा लेते थे।
इससे इनके गिरोह में पैसे आते थे। उस गिरोह से उस पैसे से गिरोह हथियार खरीदता था, घोड़े खरीदता था, उन लोगों का खर्चा चलता था। तो इस प्रकार से ये एक डाकू बन गया। सर मतलब जो मलखान सिंह जी थे वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपनी परिवार का जो एक तरीके से बाहुबलियों से बदला लेने के लिए वो डाकू बने। लेकिन सर ऐसा भी सुनने को मिलता है कि वो कभी भी बच्चों को और महिलाओं को कभी भी उनको हमेशा से वो छोड़ देते थे, उनका अपहरण नहीं करते थे। बाकी इसीलिए शायद लोग उन्हें डाकू होने के बावजूद भी लोग उनकी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। और सर मतलब उन्होंने ऐसा कौन से जीवन के उनके क्या मूल्य थे उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने अपना एक अघोषित कानून बना रखा था कि मेरे गिरोह का कोई आदमी किसी महिला के साथ में अगर बदतमीजी करता है, अगर मान लो छेड़छाड़ करता है, तो मैं उसको बख्शूंगा। और उन्होंने एक बार नहीं कई बार ऐसा किया। पहले महिलाएं वहां चंबल के भीड़ों में घास लेने नहीं जाती थी, डरती थी। मलखान सिंह जी के एरिया में, जितना मलखान सिंह जी का एरिया था, उस एरिया में बाकायदा अकेली दुकेली औरतें अपने पशुओं के लिए घास लेने जाती थी। उनको किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं था। इनको मतलब एक वो कहना चाहिए कि पूरा प्रोटेक्शन इनकी तरफ से मिलता था। और किसी डाकू ने अगर गलती से ऐसा कोई कर दिया तो ये उसके साथ में बहुत ही ज्यादा सख्ताई से पेश आते थे, उसको छोड़ते नहीं थे। ये इनका एक खास तारीफ थी। मतलब मलखान सिंह डाकू होने के बावजूद भी लोगों के मसीहा बन गए और लोग उन्हें प्रेम करने लगे। सर मेरा आपसे एक और सवाल था कि उन्होंने सरेंडर किसके सामने किया, क्यों किया, क्या हुआ कि उन्हें सरेंडर करना पड़ा? क्योंकि डाकू बनने के बाद तो प्रशासन उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया होगा, तो उन्होंने कैसे सरेंडर किया और क्यों किया? क्या होता है, देखो ये प्रकृति का नियम है कि आदमी जब जवान होता है उसके शरीर में जान होती है और उसकी बुद्धि भी बहुत भयंकर तरीके से काम करती है। तो जब ये जवान थे, जब जोशीले थे, ये बहुत दूर दूर तक जाके पकड़ उठाते थे, डाके डालते थे, सारा कुछ करते थे। बाद में ये धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती गई और उन दिनों में वो अपने जो विनोबा भावे है, एक बड़े समाज सुधारक, भूमि सुधारक, एक नेता हुए थे विनोबा भावे। उन्होंने एक स्कीम चला रखी थी डाकुओं के आत्मसमर्पण की। तो वो गांव में जाकर के इनको मोटिवेट करते थे। मलखान सिंह जी के तक भी उनका संपर्क मतलब वो पहुंचा और वो उनकी बातों से प्रभावित भी हुए। और मलखान सिंह जी ने आत्मसमर्पण किया था 1982 में। तब वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी के सामने उन्होंने सरेंडर किया था। मानो करीब 82 या 83 डाकुओं ने इकट्ठे हथियार डाले थे अर्जुन सिंह जी के सामने। बहुत बड़ा मंच लगा था, बड़ी दूर दूर से लोग आए थे देखने के लिए और इन्होंने वहां जाकर के आत्मसमर्पण